दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट में प्रस्तुत है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जिसमें हम संसदीय व्यवस्था, सूचना का अधिकार और न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का अभ्यास सेट संख्या 29। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा कथन है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये सही है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि संघ सरकार के संदर्भ में हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का सचिवालय। देखिए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो सही उत्तर है भारतीय संसद का सचिवालय दोस्तों सरकार से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। पहला है कि अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है, तो ये सही नहीं है। दूसरा कथन है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों शामिल होते हैं, तो ये आपका कथन 2 सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 आपका सही उत्तर है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि इसमें लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके संबंध में। सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो सही उत्तर है लेखानुदान दोस्तों संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होता है किसमें। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, या फिर धन विधेयक पर। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये है दोस्तों उपर्युक्त सभी पर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए नहीं है दिया है, तो इसमें आपको बताना है क्या सही नहीं है। सबसे पहले सही जान लेते हैं। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, ये देखिए सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, ये आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति दोस्तों वित्त विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा को भेज सकते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, सही है। ये संशोधन लोकसभा मानेगी या नहीं मानेगी उसकी इच्छा पर है। और दूसरा, गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये आपका सही है। तो कुल मिलाकर इसमें देखिए कथन 5 और 6 आपके सही नहीं है, अन्य कथन सही हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 और 6 कथन ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है,
सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। और आप जान लीजिए कि ये दहेज निषेध विधेयक के संबंध में पहली संयुक्त बैठक हुई थी। और तीसरा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो ये सही है। तो तीनों आपके कथन सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण शामिल हैं? पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित करना, इसके अलावा वित्त विधेयक को पारित करना। तो कुल मिलाकर 1 2 3 और 5, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य वित्तीय विधायन में बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये सही है। कारण है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो दोस्तों ये आपका कथन ए जो है, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। अगला प्रश्न है, संसद में वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है किस स्थिति में? तो सही उत्तर है, संसद में लेखा के लिए वोट तब आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। तो दोस्तों इसमें देखिए 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव यानी काम रोको प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन सदस्य को बोलने दे सकता है, ये घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रदन या फिर बैठ जाना। तो दोस्तों ये घटना यील्डिंग ऑन फ्लोर यानी बैठ जाना कहलाती है, जब अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोककर और अन्य किसी सदस्य को बोलने देता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नीति निनुमोदन, तो देखिए नीति अनुमोदन प्रस्ताव, ये बजट की मांग को लेकर 1 रुपया कर दिया जाए, ये आपका सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। और लेखानुदान दोस्तों, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लेखानुदान 2-3 माह के लिए सरकारी कोष से धन निकालने का जो प्रावधान होता है, ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है। तो 1 2 और 3 आपके सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तारांकित यानी स्टार क्वेश्चन। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है आपको बताना है। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, सही नहीं है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सही है। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, गलत है। तो देखिए तारांकित प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, इनके उत्तर मौखिक दिए जा सकते हैं और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल या 0 आवर का समय क्या होता है? तो उत्तर है दोस्तों, संसद में शून्यकाल का समय या समयावधि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। अगला प्रश्न है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, कितने दिन तक? तो ये समयावधि है 60 दिन तक। दोस्तों संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है बिना सदन को वो सूचित किए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 105 दोस्तों। ये संसद सदस्यों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, कहाँ पर? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो एक साथ समवेत होकर दोनों सदनों में ये भाषण देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता और अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो सही उत्तर है, संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है? ऑप्शन देखिए, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से। तो सही उत्तर है, बिना किसी राज्य की सहमति से भी दोस्तों संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा। तो सही उत्तर है, सभी चारों दोस्तों संसद के अधिकारियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है, विधेयक पर बहस को बंद करना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार या सदन को स्थगित कर देना। तो सही उत्तर है, विधेयक पर बहस को बंद कर देना दोस्तों संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। देखिए, अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं, भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों की लेखा समीक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 110 के अनुसार एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है जब ये ऊपर वर्णित तीनों प्रावधान इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो ये है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद? तो सही उत्तर है, अनुच्छेद है दोस्तों 253। इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारित हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते दोस्तों, और इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो देख लीजिए दोस्तों, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो उत्तर है, दोनों सदनों में संसद के एक पटल पर रखे जा सकते हैं। दोनों में से संसद के एक पटल पे यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उनकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो ये किस में थे? तो सही उत्तर है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा के एक सांसद को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस पर हुई थी? तो सही उत्तर है, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दहेज उन्मूलन विधेयक 1959 का था दोस्तों, और संयुक्त बैठक 1961 में पहली बार हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो सही उत्तर है, अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों आप जानते हैं कि संसद के पास हैं, और संविधान की जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन विषयों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय हो तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या व्यय विभाग?
तो सही उत्तर है आर्थिक कार्य विभाग। ये संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? तो सही उत्तर है जुडिशियल रिव्यू, जिसको JR शॉर्ट में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो सन याद रखिएगा 1980 में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो ये था मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया दोस्तों कि RTI या सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी को सूचना मांगने के लिए उसके कारण को अवश्य बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? देखिए, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, तो दोस्तों अब ये लागू हो गया है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना और प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तब तक पद पर बना रहेगा। तो दोस्तों देखिए, आवेदक जो सूचना के लिए अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। ये दोस्तों ये सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में प्रावधानित नहीं है, लेकिन अभी हमने जाना है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने दोस्तों सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण अवश्य बताए जाने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य में उल्लिखित है? देखिए, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की संप्रभुता। तो सही उत्तर है दोस्तों ये सभी जो शब्दावली हैं, सूचना की पारदर्शिता, प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये दोस्तों ये सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना में सभी कुछ शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही सुमेलित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही सुमेलित है। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों ये ग्राम पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, शहरी क्षेत्रों के नहीं। शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सती निरोध अधिनियम 1987 ये सही सुमेलित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है, ग्राम पंचायतों में, न कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो डेट याद रखिएगा 15 जून 2005। देखिए दोस्तों 15 जून 2005 को संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ था? तो ये तिथि थी दोस्तों 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो ये धारा है दोस्तों धारा 14 के, जिसमें दोस्तों सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार जो है ये क्या है? एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, दोनों ए और बी दोनों, न तो ए और न बी।
तो सही उत्तर है दोस्तों सूचना का अधिकार। वैसे तो एक विधिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) के तहत इसे एक मूल अधिकार का दर्जा भी दिया गया है। तो अब ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा कि सूचना का अधिकार मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, आपको बताना है। तो ये तिथि है 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति का उदाहरण है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये एडहॉक कमेटी या तदर्थ समिति है। और विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत आती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो भी नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इस प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा हो। ऑप्शन है सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, नियम समिति या कार्य सलाहकार समिति। तो सही उत्तर है ये दोस्तों अधीनस्थ विधायन समिति जो है अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति इस बात की घोषणा करती है या इस बात की जांच करती है कि जो नियम, उपनियम, उपविधि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं या सदन द्वारा डेलीगेट की गई हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा नियम या परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं। तो ये अधीनस्थ विधान परिषद समिति ये कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। देखिए, लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG दोस्तों ये सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो आप जानते हैं प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की समितियां वित्तीय समितियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन है देखिए, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। तो दोस्तों प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति ये तीनों संसद की वित्तीय समितियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें आपको बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं। देखिए, यहाँ पर लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। दूसरा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद समितियों को नामित करते हैं। तो इनमें से कौन का कथन असत्य है आपका ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों तीनों ही कथन असत्य हैं, यानी तीनों ही कथन सही हैं। तीनों ही कथन जो है कौन से कथन असत्य हैं, तो तीनों ही कथन जो है असत्य की श्रेणी में आएंगे। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से कथन असत्य हैं, तो तीनों ही कथन इसमें असत्य हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ था, आपको बताना है। तो ये है 28 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। देखिए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 245। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 यानी 32, 226 और 227 ये संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा बनाए रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है? ऑप्शंस हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। तो सही उत्तर है ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, कहा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यही अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आपको बताना है। तो उत्तर है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ये संवैधानिक विवाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाद और उस वाद के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। देखिए, इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत या क्रीमी लेयर सही सुमेलित है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण सही सुमेलित है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। और बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है कि बेला बनर्जीवाद किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो ये सही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये सही है। दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन में दोस्तों न्यायालय को ये अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी उसको समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता में आते हैं कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता में शामिल हैं। तो 1 और 4 ऑप्शन सी आपके सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, सही है। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों, अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है, सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, ये भी सही सुमेलित है। तो दोस्तों, मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार ये जो है अंतर शासकीय विवादों में नहीं बल्कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारिता रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये कौन सा वाद था दोस्तों? ये था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है, सही उत्तर है। इसमें हो जाएगा दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं सीबीआई की जांच, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच
और भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर या संसद में महाभियोग प्रस्ताव से। तो सही उत्तर है संसद या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन एक सही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही नहीं है क्योंकि मूल, अपीलीय, सलाहकारी सभी क्षेत्राधिकार रखता है। ये केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही नहीं है। दोस्तों, यह केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी सही नहीं है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय मूल यानी प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये तीनों क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा ये वाणित है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो उत्तर क्या है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 122। इसके तहत ये व्यवस्था है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच और समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 122 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, कैसे? राज्यसभा के अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो सही उत्तर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कि इस मंडल के जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ पर? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। दोस्तों सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जब कोई बड़ा प्रश्न बन जाता है या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जिसमें उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई होनी होती हो, तो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो यह है अनुच्छेद 142। इसके द्वारा सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये अभ्यास सेट आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ प्रश्न सीधे सीधे और आसान थे, लेकिन कई प्रश्न थोड़े टिपिकल थे और आगामी परीक्षाओं के लिए भी संभावित और महत्वपूर्ण थे। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।